नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो एचडीएससी इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इसरो एचएसएफसी के पेपर में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 लैम्प ऑफ 230 वोल्ट 100 watt and 230 volt 25 watt are connected in series across 230 volt. Which of the following statement is correct? दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में 230 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? A 25 watt lamp will glow brighter, B 100 watt lamp will glow brighter, C both lamp will glow equally bright and D 25 watt lamp will fuse out। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, ठीक, ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट है। दूसरी चीज, अब हम करंट पे आते हैं, तो करंट सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है, सेम इन सीरीज कनेक्शन। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। इसका मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगी, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पावर उस केस में इंक्रीज होगी। अब हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। एक बल्ब कितना है? 25 वाट का है, दूसरा बल्ब 100 वाट का है। इसका मतलब 25 वाट लैंप की शक्ति 100 वाट लैंप की तुलना में कम होगी। तो इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि 100 वाट लैंप में रेजिस्टेंस लो होगा और 25 वाट लैंप में रेजिस्टेंस हाई होगा। अब आपको एक और चीज पता होगी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हाई रेजिस्टेंस में हीट ज्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे लो हीट होगी, यहाँ पे हाई हीट होगी। और जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो हीट की वजह से ही तो ग्लो करता है, तो जिसमें ज्यादा हीट होगी वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो 25 वाट लैंप का बल्ब है वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसे लंबी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस सीधी सीधी बात इसमें ये देखना है क्वेश्चन में कि किसका वोल्टेज कम है। अगर आपके वोल्टेज सेम दे रखे हैं, वोल्टेज में डिफरेंस है, जिसका वोल्टेज कम होगा, सीरीज में कनेक्शन है, तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सीधी सीधी बात ये है इसमें। सो ऑप्शन नंबर ए 25 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैकअप फ्यूज रेटिंग रिकमेंडेड फॉर 7.5 HP 3 फेज और 15 वोल्ट 11.2 एम्पेयर मोटर विद डोल स्टार्टर इज। डोल स्टार्टर के साथ 7.5 HP 3 फेस 415 वोल्ट 11.2 एम्पेयर मोटर हेतु बैकअप फ्यूज की सिफारिश की जाती है, तो डैश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो HP में पावर दे रखी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉट में। तो एक HP में कितनी पावर होती है? 746 वॉट। तो 7.5 HP में कितनी पावर होगी? वो होगी 7.5 मल्टीप्लाई में 746 विच इज इक्वल्स टू 5595 वाट। अब 3 फेस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पावर इक्वल्स टू √3V मल्टीप्लाई में I। अब यहाँ से हम करंट को निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा 5595 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में 415। इससे जो करंट का मान निकल के आएगा वो लगभग आएगा 7.78 एम्पेयर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे फ्यूज ग्लो ना करे। अगर हम फ्यूज की रेटिंग मान लीजिए हम 7.80 रखते हैं, तो भाई करंट पे थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेवल तो होता ही है, प्लस माइनस कुछ परसेंटेज तो होता ही है। तो अगर नॉर्मल ऑपरेशन में भी करंट 7.80 चला जाएगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि बार बार फ्यूज ब्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट होती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो करंट की रेटिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉर्मल ऑपरेशन ईजिली हो सके। तो 7.78 जो आ रखा है हमारा एम्पेयर, उसके आसपास की वैल्यू कौन सी है? उसके आसपास की वैल्यू है 10 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर डी 10 एम्पेयर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिवाइस हैज टू बी एडेड फॉर रनिंग 3 फेज 5 HP मोटर फ्रॉम द अवेलेबल सिंगल फेज सोर्स। उपलब्ध एकल फेज स्रोत से 3 फेज 5 HP मोटर चलाने हेतु किस उपकरण को जोड़ा जाना चाहिए? ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी इन्वर्टर UPS, सी डोल स्टार्टर एंड डी नॉट पॉसिबल। अगर हमें सिंगल फेज सोर्स से 3 फेज मोटर को चलाना है तो हम यूज कर सकते हैं 4 मेथड्स का। पहला मेथड होता है स्टैटिक 3 फेज कन्वर्टर।
इस मेथड में हम कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट कंपोनेंट यूज़ करते हैं सच एज डायोड, कैपेसिटर, जो कि सिंगल फेस एसी को 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये कॉम्पैक्ट होती है, एफिशिएंट होती है और इसकी मेंटेनेंस कम होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या होता है? इसमें हार्मोनिक जनरेट हो जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा मेथड है रोटरी 3 फेस कन्वर्टर। रोटरी 3 फेस कन्वर्टर में हम मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करते हैं, जिससे हम सिंगल फेस एसी को 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा हाई पावर आउटपुट दे सकती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। तीसरा आता है आपका डिजिटल 3 फेस कन्वर्टर। जैसे कि इसका नाम ही दर्शा रहा है, हम इसमें डिजिटल कंट्रोल यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिससे हम सिंगल फेस सोर्स से 3 फेस एसी को निकाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और इसका इस्तेमाल काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। लेकिन जो इसका डिज़ाइन होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो चौथा आता है उसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसे हम VFD भी बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है? ऑफलाइन UPS / इन्वर्टर, ये इसके नाम है। तो VFD से भी हम क्या करते हैं? हम सिंगल फेस सोर्स से 3 फेस मोटर को चला सकते हैं। लेकिन इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन हुआ था वो AC मोटर को कंट्रोल करने में हुआ था। बेसिकली AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में हुआ था। इसका एडवांटेज क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल देती है वोल्टेज पर, फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये 4 मेथड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इन्वर्टर UPS। अगर आप देखेंगे तो जो VFD है इसे ही हम बोलते हैं ऑफलाइन UPS / इन्वर्टर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉलोइंग विल ऑकर इफ द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉल बिलो प्लेट अपर लेवल इन अ लेड एसिड बैटरी। यदि लेड अम्लीय बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट की ऊपरी सतह से कम होता है तो क्या होगा? ए, ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। B, life of the cell is reduced. C, capacity of the cell is reduced. And D, all A, B, C. अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। ये कथन सही है। जब इलेक्ट्रोलाइट का स्तर लो होता है तो जो प्लेट होती है वो हवा के संपर्क में आ जाती है, जिसकी वजह से लेड सल्फेट फॉर्म होता है प्लेट पे और बैटरी की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपका सही है। अब दूसरा पॉइंट है लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि जब प्लेट पर लेड सल्फेट जमता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बढ़ जाता है, जो इम्पैक्ट करता है सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी को, जिसकी वजह से क्या होता है? बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज रिड्यूस्ड। तो ये कथन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सभी A, B, C इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 है क्रीपिंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन। क्रीपिंग परिघटना किस उपकरण में देखी जाती है? A, पावर फैक्टर मीटर, B, वाट आवर मीटर, C, वाट मीटर एंड D, एम मीटर। क्रीपिंग फिनोमिना वाट आवर मीटर, जिसे हम एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। अब क्रीपिंग होती क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एनर्जी मीटर तब काम करता है जब प्रेशर कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करा जाए और करंट कॉइल पे करंट अप्लाई करा जाए। तो क्रीपिंग के केस में क्या होता है? प्रेशर कॉइल तो एनर्जाइज होती है, इसके अंदर थोड़ी एनर्जी होती है, लेकिन करंट कॉइल पे हम कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करते। उस केस में भी डिस्क जो होती है मीटर की वो बहुत स्लोली रोटेट करती है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है क्रीपिंग। अब क्रीपिंग किस किस वजह से हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीपिंग फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है। जो मूविंग पार्ट है मीटर के उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे भी जो डिस्क है वो थोड़ी थोड़ी रोटेट कर सकती है। दूसरा, ये वाइब्रेशन की वजह से हो सकती है। वाइब्रेशन, कोई एक्सटर्नल वाइब्रेशन हुआ या मीटर को शेक करा किसी ने, उस वजह से भी जो डिस्क है वो स्लोली रोटेट कर सकती है। तीसरा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विचलित क्षेत्र प्रभाव। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा वेरिएशन हुआ उसकी वजह से भी क्रीपिंग हो सकती है। अगर हम प्रेशर कॉइल को ओवर वोल्टेज प्रोवाइड कर दे उसकी वजह से भी क्रीपिंग हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है? मीटर हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा। किस केस में? जब लोड इस पे अटैच ना हो। कायदे से इसको काम कब करना चाहिए? जब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल एनर्जाइज्ड हो और लोड अटैच हो। लेकिन इस केस में क्या होता है? बिना लोड अटैच के भी मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग या कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा होता है। इसी चीज को बोला जाता है क्रीपिंग। सो ऑप्शन नंबर बी वाट आवर मीटर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस द आर्मेचर इज हैविंग। आर्मेचर के डैश वाइंडिंग में समकरी रिंग की आवश्यकता होती है। ए, लैप वाइंडिंग, बी, डेल्टा वाइंडिंग, सी, वेव वाइंडिंग एंड डी, डुप्लेक्स वाइंडिंग।
इक्वलाइजर रिंग की जो जरूरत होती है वो लैप वाइंडिंग में होती है। अब इक्वलाइजर रिंग का पर्पस क्या होता है? डीसी मोटर में इक्वलाइजर रिंग का पर्पस होता है कि ये करंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक समान करंट को हर जगह पहुंचा सके, जिससे क्या होता है जो डीसी मोटर होती है उसमें स्पार्किंग कम होती है और कम्यूटेटर में वेयर एंड टेयर भी कम होता है। इक्वलाइजर रिंग को लो रेजिस्टेंस कंडक्टर से बनाया जाता है, लो रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर से इसे बनाया जाता है, और जो इसके कनेक्शन होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ उसको इंश्योर करा जाता है कि उनका पोटेंशियल सेम रहे, और ये सर्कुलेटिंग करंट को भी प्रिवेंट करती है। सर्कुलेटिंग करंट का मतलब जब हम इक्वलाइजर रिंग को प्लेस कर देते हैं तो जो फालतू का करंट ब्रशेस में जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए उसको ये प्रिवेंट कर देता है, तभी तो आपकी स्पार्किंग रुकेगी। स्पार्किंग होती किसकी वजह से? करंट की वजह से होती है, तो जो अननेसेसरी करंट है उसको ये प्रिवेंट कर देती है, ब्रश में जाने से रोकती है। अब इसका इस्तेमाल लैप वाइंडिंग में ही क्यों करा जाता है? क्योंकि लैप वाइंडिंग में होते हैं मल्टीपल पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में तो 2 पैरेलल पाथ होते हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में कई सारे पैरेलल पाथ होते हैं। तो जब बहुत सारे पैरेलल पाथ होंगे तो ये एक चांस हो सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर सकता है। हम क्या चाहते हैं? सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, लेकिन लैप वाइंडिंग में ये हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करे, चेंज हो, जिसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक अनबैलेंस होगा, और जब मैग्नेटिक अनबैलेंस होगा तो वोल्टेज अनइक्वल होगा, जिससे क्या हो सकता है? ओवरलोडिंग हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है। तो हम इक्वलाइजर इनको प्लेस कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं जितने भी पैरेलल पाथ हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही लेवल पे हो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एच इंसुलेशन? वर्ग एच रोधन में तापमान की सीमा क्या होती है? ए 155 डिग्री सेल्सियस, बी 120 डिग्री सेल्सियस, सी 180 डिग्री सेल्सियस एंड डी 135 डिग्री सेल्सियस। अब इंसुलेटिंग मटेरियल की 7 क्लासेस होती है, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी, और हर एक क्लास का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए कौन सी क्लास का इंसुलेशन यूज़ करें, क्योंकि अगर हम लोअर इंसुलेशन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है वो फेल हो सकती है इंसुलेशन, और शॉर्ट सर्किट और कई सारी हानि का खतरा बढ़ जाएगा। जिसमें क्लासेस हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो क्लास वाई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लास ए का 105 डिग्री सेल्सियस, क्लास ई का 120 डिग्री सेल्सियस, क्लास बी का 130 डिग्री सेल्सियस, क्लास एफ का 155 डिग्री सेल्सियस, क्लास एच का 180 डिग्री सेल्सियस, क्लास सी का 180 डिग्री से अबव, ठीक है, 180 प्लस, और इसकी स्टेबिलिटी 225 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो हमसे क्या पूछा गया था? क्लास एच पूछा गया था, तो क्लास एच का टेम्परेचर कितना था? 180 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ HWG22 वायर इन mm? HWG22 वायर mm में सामान्य व्यास क्या होगा? HWG की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब ये चीज़ें ना आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको याद ही करना पड़ेगा, सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग कम लगाना है इसमें, याद कर लीजिए। जैसे क्लासेस है, इंसुलेशन क्लासेस हो गई, ये स्टैंडर्ड वायर गेज हो गए, एक और आता है इसमें AWG जिसे हम अमेरिकन वायर गेज बोलते हैं। इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद कर लीजिए, फ़ायदा होगा। तो HWG22 का जो नॉमिनल डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 0.711 होता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, अगर HWG का नंबर इंक्रीज होगा तो डायमीटर डिक्रीज होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, HWG20 का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा HWG22 से। सिंपल, क्लियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी 0.711 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द अप्रॉक्स प्राइमरी फुल लाइन करंट ऑफ 11 kV/433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? 111 kV 433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पूर्ण लोड लाइन करंट लगभग क्या होगी? तो हमें क्या क्या चीज गिवन है? हमें फुल लोड रेटेड पावर गिवन है। फुल लोड रेटेड पावर कितनी है? 3 MVA। प्राइमरी वोल्टेज कितना है? प्राइमरी वोल्टेज को मैं V1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो है 11 kV। सेकेंडरी वोल्टेज जिसे मैं V2 लिख रहा हूँ वो है 433 kV। और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। तो पावर क्या होती है? √3 V × I। अगर हमें पावर फैक्टर नहीं दे रखा है तो हम पावर फैक्टर को
आइडियली 1 मानते हैं। अगर पावर फैक्टर दिया होता तो हम यहाँ पे cos 5 लगा लेते, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, पावर अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में वोल्टेज। तो पावर कितने में दे रखी है, MVA में दे रखी है, इसे हम VA में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁶। और यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज किसमें है, kV में है, इसको हम वोल्टेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 10⁻3। तो I कितना हो जाएगा 3 × 10⁻6 √3 मल्टीप्लाई में 11 × 10⁻3। तो इस 10⁻3 से इसको हम और कट कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻3 और √3 × 11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 158 एम्पेयर के आसपास आएगा। 157 कुछ वैल्यू है, मैंने मोटा 158 ले लिया। कायदे से इसका आंसर 158 होना चाहिए था अगर हम अप्रॉक्स की बात करें, लेकिन पास वैल्यू कौन सी है, सबसे क्लोज वैल्यू है 160 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर ए 160 एम्पेयर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज दी अबव सिंबल रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह क्या दर्शाता है, ए यूपीएस, बी इन्वर्टर, सी रेक्टिफायर एंड डी बैटरी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये इनपुट सिग्नल किसको दर्शा रहा है, ये डीसी को दर्शा रहा है, और जो आउटपुट साइड है ये किसे दर्शा रही है, ये एसी को दर्शा रही है। ये सिग्नल क्या है, एसी है, तो इसका मतलब इसने डीसी को कन्वर्ट कर दिया एसी सिग्नल में, डीसी टू एसी। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर बैटरी से डीसी को लेता है और इसे कन्वर्ट करता है एसी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।